क्या योग वास्तव में रहस्यमय है या उसे रहस्यमय बनाया गया? क्या किसी सत्य को गुप्त रखना ज्ञान है या शक्ति का दुरुपयोग? योग कोई अंधकारमय रहस्य नहीं, बल्कि तर्क, अभ्यास और अनुभव पर आधारित एक विज्ञान है। इसी कारण विवेकानंद राजयोग को खुले प्रकाश में लाना चाहते हैं। अब हम इस विचार को समझते हैं। राजयोग का विज्ञान सबसे पहले हमें आंतरिक अवस्थाओं का निरीक्षण करने का एक साधन देने का प्रस्ताव करता है। यह साधन स्वयं मन है। जब ध्यान की शक्ति को उचित रूप से मार्गदर्शित किया जाता है और आंतरिक संसार की ओर मोड़ा जाता है, तो यह मन का विश्लेषण करेगी और हमारे लिए तथ्यों को उजागर करेगी। मन की शक्तियां प्रकाश की उन किरणों के समान हैं जो बिखरी हुई हैं। जब वे केंद्रित होती हैं तो वे प्रकाशित करती हैं। यही हमारा ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। अपने बचपन से लेकर अब तक हमें केवल बाहरी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया गया है, कभी आंतरिक बातों पर नहीं। इसलिए हम में से अधिकांश ने अपने आंतरिक तंत्र को देखने की शक्ति लगभग खो दी है। मानो मन को भीतर की ओर मोड़ना, उसे बाहर जाने से रोकना, फिर उसकी सारी शक्तियों को केंद्रित करके उसे ही उसके ऊपर डालना ताकि वह स्वयं अपने स्वभाव को जान सके, अपना विश्लेषण कर सके, बहुत कठिन कार्य है। फिर भी यही एकमात्र तरीका है जो इस विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मार्ग देगा। ऐसे ज्ञान का क्या उपयोग? प्रथम, स्वयं ज्ञान ही ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा, इसमें उपयोगिता भी है। यह हमारा सारा दुख दूर कर देगा। जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करके जैसे तैसे कुछ ऐसे के सामने आ खड़ा होता है जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ जो अपने स्वभाव में ही सदा शुद्ध और परिपूर्ण है, तब वह कभी दुखी नहीं होगा। ना ही फिर कभी अशांत होगा। सारा दुख भय से, अपूर्ण इच्छाओं से आता है। मनुष्य पाएगा कि वह कभी मरता नहीं और तब उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। जब उसे पता चल जाएगा कि वह परिपूर्ण है, तो उसमें कोई व्यर्थ इच्छा नहीं रहेगी और इन दोनों कारणों के अभाव में कोई दुख न रहेगा, पूर्ण आनंद होगा, भले ही वह इसी शरीर में हो। यह ज्ञान प्राप्त करने का केवल एक तरीका है जिसे एकाग्रता कहते हैं। रसायनज्ञ अपनी प्रयोगशाला में अपने मन की सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और उसे उसने जिन वस्तुओं का विश्लेषण कर रहा होता है उन पर डालता है और इस प्रकार उनके रहस्य जान लेता है। ज्योतिषी अपने मन की समस्त शक्तियों को केंद्रित करता है और उन्हें अपनी दूरबीन के द्वारा आकाश में प्रक्षिप्त करता है और तारे, सूर्य, चंद्रमा उसके सामने अपने रहस्य खोल देते हैं। दुनिया में जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह क्या मन की शक्ति के एकाग्रता द्वारा नहीं मिला? संसार अपने रहस्य खोलने को तैयार है यदि केवल हम जानते हों कि किस तरह पूछना है, किस तरह आवश्यक प्रहार करना है। जिस प्रहार की शक्ति और बल की आवश्यकता है वह एकाग्रता से आता है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक यह केंद्रित होता है उतनी ही अधिक शक्ति किसी बिंदु पर लगाई जा सकती है। यही रहस्य है। मन को बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित करना आसान है। मन स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर जाता है। वस्तु भीतरी है और स्वयं मन ही वस्तु है और मन का अध्ययन करना आवश्यक है। मन का अध्ययन करता है। हम जानते हैं कि मन की शक्ति, जिसे प्रतिफलन के फ्लैक्शन कहते हैं, विद्यमान है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी समय मानो मैं एक दूसरा व्यक्ति बनकर एक ओर खड़ा होकर जान और सुन रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप कार्य और सोच दोनों एक साथ करते हैं, जबकि आपके मन का एक भाग खड़ा रहता है और देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मन की शक्तियों को केंद्रित करके उन्हें स्वयं पर लौटाना चाहिए
और जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के आगे अंधकारमय स्थान अपने रहस्य खोल देते हैं, वैसे ही यह केंद्रित मन अपने सबसे गहरे रहस्यों को खोल देगा। हम स्वयं देख सकेंगे क्या हमारे पास आत्मा है, जीवन 5 मिनट का है या अनंत काल का, क्या ब्रह्मांड में ईश्वर है या उससे अधिक। ये सब हम पर प्रकट हो जाएगा। यही राजयोग सिखाना चाहता है। उसकी सारी शिक्षा का लक्ष्य है मन को कैसे एकाग्र करना है, फिर अपनी ही चेतना की गहराइयों को कैसे खोजना है, फिर वहां से उसके तत्वों को समझकर निष्कर्ष बनाना है। इसलिए वह कभी नहीं पूछता कि हमारा धर्म क्या है, हमें कि ईश्वरवादी हैं या नास्तिक, ईसाई हैं, यहूदी या बौद्ध। हम मनुष्य हैं, यही पर्याप्त है। हर मनुष्य को धर्म की खोज करने का अधिकार और शक्ति है। हर व्यक्ति को क्यों पूछने का अधिकार है, और यदि वह चाहे तो अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर पाने का भी। अभी तक हम देख सकते हैं कि इस राजयोग के अध्ययन में कोई श्रद्धा या विश्वास अनिवार्य नहीं है। जब तक आप स्वयं न जान लें, किसी पर विश्वास न करें, यही शिक्षा दी जाती है। सत्य को टिके रहने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जागृत अवस्था के तथ्य किसी स्वप्न या कल्पना के प्रमाण के लिए जरूरी हैं? निश्चित ही नहीं। राजयोग का यह अभ्यास बहुत समय और निरंतर साधना चाहता है। इसका एक भाग शारीरिक है, किंतु मुख्यतः यह मानसिक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि मन कितनी गहराई से शरीर से जुड़ा है। यदि हम माने कि मन केवल शरीर का एक सूक्ष्म हिस्सा है और मन शरीर पर प्रभाव डालता है, तब यह स्वाभाविक है कि शरीर भी मन पर प्रभाव डालेगा। अगर शरीर अस्वस्थ है तो मन भी बीमार हो जाएगा। शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ और दृढ़ रहेगा। जब कोई क्रोधित होता है तो मन भी विचलित होता है। इसी प्रकार जब मन व्याकुल होता है तो शरीर भी व्याकुल होता है। अधिकांश लोगों का मन शरीर के नियंत्रण में है, उनका मन बहुत कम विकसित है। अधिकांश मानवता पशुओं से बहुत कम ऊपर है। इतना ही नहीं, बल्कि कई परिस्थितियों में उनमें नियंत्रण की शक्ति नीच श्रेणी के पशुओं से भी कम है। हमारे पास अपने मन पर बहुत कम अधिकार है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए, शरीर और मन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें कुछ शारीरिक साधन लेने चाहिए। जब शरीर पर्याप्त रूप से संयमित हो जाता है तो हम मन के संचालन का प्रयत्न कर सकते हैं। मन का साधन करते करते हम उस पर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे, उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर पाएंगे और उसकी शक्ति को एकाग्र करने हेतु नियंत्रित कर पाएंगे। राजयोगी के अनुसार बाहरी संसार केवल आंतरिक या सूक्ष्म का स्थूल रूप है। सूक्ष्म हमेशा कारण होता है, स्थूल परिणाम। इस तरह बाहरी संसार परिणाम है, आंतरिक कारण। उसी प्रकार बाह्य शक्तियां केवल स्थूल भाग हैं, जिनका सूक्ष्म भाग आंतरिक शक्तियां हैं। जिसने आंतरिक शक्तियों की खोज कर ली और उनका संचालन करना सीख लिया, वह प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। योगी अपने सामने इससे कम कोई लक्ष्य नहीं रखता कि वह समूचे ब्रह्मांड पर, समूची प्रकृति पर अधिकार प्राप्त कर ले। वह उस बिंदु पर पहुंचने चाहता है जहां जिसे हम प्रकृति के नियम कहते हैं, उसका उस पर कोई प्रभाव न हो, जहां वह उनसे परे जा सके। वह समूची प्रकृति, बाह्य और आंतरिक दोनों का स्वामी बन जाता है। मानव जाति की उन्नति और सभ्यता का अर्थ ही प्रकृति पर नियंत्रण है। विभिन्न जातियां प्रकृति पर नियंत्रण के लिए अलग अलग उपाय अपनाती हैं। जैसे एक ही समाज में कुछ व्यक्ति बाह्य प्रकृति पर संयम चाहते हैं, कुछ आंतरिक पर, वैसे ही जातियों में भी कुछ बाह्य नियंत्रण में, कुछ आंतरिक नियंत्रण में विश्वास रखते हैं। कुछ कहते हैं कि आंतरिक प्रकृति पर नियंत्रण करने से हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि बाह्य पर नियंत्रण करने से सब नियंत्रण में आ जाएगा। चरम तक पहुंचने पर दोनों ही सही हैं,
क्योंकि प्रकृति में बाह्य और आंतरिक की कोई सच्ची सीमा नहीं है। ये काल्पनिक सीमाएं हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। बाह्यवादी और अंतर्यामी दोनों ज्ञान के चरम पर एक ही स्थान पर मिलेंगे। जिस प्रकार भौतिक शास्त्री जब अपनी विद्या की सीमा तक जाता है तो उसकी विद्या तत्वमीमांसा में विलीन हो जाती है, वैसे ही तत्वमीमांसी भी देखेगा कि जिसे वह मन और पदार्थ कहता है वे केवल दिखावटी भेद हैं, वास्तविकता एक ही है। सभी विज्ञानों का अंतिम लक्ष्य उस एकता, उस एक को प्राप्त करना है जिससे बहुत कुछ बनता है, वह एक जो अनेक के रूप में प्रकट होता है। राजयोग आंतरिक जगत से आरंभ करने, आंतरिक प्रकृति का अध्ययन करने और उसके द्वारा आंतरिक और बाह्य दोनों पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रस्ताव रखता है। यह एक अति प्राचीन प्रयास है। भारत इसका विशेष कर रहा है, किंतु इसे अन्य देशों में भी आजमाया गया। पश्चिमी देशों में इसे रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म माना गया और जो लोग इसका अभ्यास करना चाहते थे उन्हें या तो जला दिया गया या जादूगर और टोने टोटके वाले कहकर मार दिया गया। भारत में विभिन्न कारणों से यह उन व्यक्तियों के हाथों में चला गया जिन्होंने इसका 90% ज्ञान नष्ट कर दिया और शेष का बड़ा रहस्य बना दिया। आधुनिक काल में पश्चिम में कई तथाकथित आचार्य उभरे हैं, वे भारत के लोगों से भी खराब हैं, क्योंकि भारत के लोगों को कुछ तो ज्ञान था जबकि इन आधुनिक वक्ताओं को कुछ भी नहीं।